हेलो एवरीवन। आज हम लोग योजना पार्ट 2 देखेंगे और आप लोग कुछ योजनाओं को पिछले क्लास में डिस्कस किया गया है, तो आप लोग चाहें तो पिछले क्लास को देख सकते हैं चैनल पे जा कर के। ये सारे 7 योजनाओं को डिस्कस किया गया था जो उपलब्ध है अभी चैनल पर, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग 8वें योजना से इसको स्टार्ट करेंगे जो 20 तक आज करेंगे। उसके बाद फिर और एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा योजना का। 3-4 पार्ट में योजनाओं को डिस्कस किया जा रहा है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है और ये जरूर बताइएगा, और ये कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं योजना को। ये है उजाला योजना। हम लोग 7 योजनाओं के बारे में देखे थे पिछले क्लास में। हम लोग उज्ज्वला योजना को डिस्कस किए। आज उजाला योजना को देख रहे हैं। उज्ज्वला में एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर के वो योजना थी, और ये उजाला योजना जो है ये अभी चर्चा में है। इसके 7 वर्ष पूरे हुए हैं। और उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, तो इसी में इसका जो है उद्देश्य छुपा हुआ है कि ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई। किस उद्देश्य से हुई? अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि सबको कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध किया जाए, तो इसका कराया जाए। और इसमें जो है बात कब से हुई? 5 जनवरी 2015 से। और उसका मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसमें देखेंगे कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के। और नोडल एजेंसी कौन है? तो ईईएसएल, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ईईएसएल का फुल फॉर्म हो गया। का फुल फॉर्म हो गया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इसकी नोडल एजेंसी। अब इसके बारे में देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और ये जो है विद्युतीकरण के लिए जो योजना चल रही है, इसके उद्देश्य से चलने वाली योजना ये जो है ये अपने प्रकार की विश्व की सबसे बड़े घरेलू योजना है। तो ये कैसी योजना है? विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलने वाली सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो है घरेलू योजना है। तो ये कौन सी योजना है? उजाला योजना। तो पूछा जाएगा विद्युतीकरण विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलने वाली विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना कौन सी है? तो ये है उजाला योजना, जिसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 5 जनवरी 2015 को। और मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। और नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ईईएसएल, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और उद्देश्य है कम लागत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना, ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ऊर्जा का बचत करना, जैसे कि हम लोग एलईडी का उपयोग करेंगे तो कम ऊर्जा का खपत कम हो जाएगा, और जिससे ऊर्जा का बचत होगा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट योजना जो है ग्राम उजाला योजना। उजाला योजना अलग है, ग्राम उजाला योजना अलग है। तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में हुई। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत 2021 में हुई। और मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। इसका भी मंत्रालय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ही है। और उसके बाद देखेंगे नोडल एजेंसी, इसमें भी ईईएसएल ही है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ता एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना। ये ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ता एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना। उजाला में क्या था? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, सबों के लिए। बट इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले योजना को
जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, पिछले क्लास में हम लोग भूमि मुद्रीकरण योजना पढ़े थे, अब यह है मुद्रीकरण योजना। भूमि मुद्रीकरण में क्या था, जैसे सरकार के पास जो भी जमीन ऐसी है जिसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसको लीज पर दे करके उससे जो राशि मिलेगी उसका उपयोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर और भी अन्य जो है ऐसे कामों में उपयोग लाना उन पैसों को। बट यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की गई। तो और किसके द्वारा की गई, नीति आयोग के द्वारा। और इसकी अवधि कब तक है, यानी कि समय सीमा इसका क्या है, तो 2025 है। और इसमें देखेंगे इसमें इसका उद्देश्य है नए बुनियादी ढांचा के लिए क्षेत्र से जो है निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, इसकी शुरुआत अगस्त 2021 में हुई और नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की शुरुआत किसके द्वारा हुई, नीति आयोग के द्वारा। और अवधि इसकी क्या है, 2025 तक टारगेट रखा गया है। नए बुनियादी ढांचा के लिए निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना, जैसे कि इसमें भी लीज पर दिया जाएगा कुछ जमीन को, जिससे कि जो है जो भी राशि प्राप्त होगी से बुनियादी ढांचा को जो है ठीक करना। और इसमें ये नहीं है कि अगर सरकार लीज पूरी तरह से जो है सरकारी संपत्ति को बेच देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि 2025 तक इसको फिर से वापस ले लिया जाएगा निजी क्षेत्र के कंपनियों से। तो इसमें क्या है कि नए बुनियादी ढांचा के लिए निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करना। तो इसका उद्देश्य हम लोग देख लेंगे और आगे की योजना की तरफ बढ़ते हैं। अब ईज 4.0 नेक्स्ट योजना है ईज 4.0। तो इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सलेंस। तो ये हो गया ईज का फुल फॉर्म देख लेंगे, इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। तो इसका कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ईज 4.0, यानी कि 4.0, इससे पहले ईज 1.0 आ चुका है, 2.0, 3.0, आफ्टर दैट 4.0। तो इसमें हम लोग देख लिए इसका फुल फॉर्म इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। के बाद फोर्थ एडिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स एजेंडा। ये जो है पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है उसमें रिफॉर्म एजेंडा, इसका जो है फोर्थ एडिशन है, फोर्थ एडिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा। और इसका जो है जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई। मंत्रालय कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई जुलाई 2021 में। तो इसमें देखा जाएगा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी है उसमें कौन कौन सी सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, जैसे 24/7 बैंकिंग हो गया। के बाद फिर हो गया उद्देश्य इसका हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का आकलन करना। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक हैं उसके प्रदर्शन का आकलन करना इसका उद्देश्य है। और कार्य प्रणाली और प्रभावशीलता में सुधार लाना, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य प्रणाली, जो अभी कार्य करने की प्रणाली है उसमें जो है और प्रभावशीलता में सुधार लाना। और स्वच्छ और स्मार्ट संस्थागत बैंकिंग, क्या है, स्वच्छ और स्मार्ट संस्थागत बैंकिंग। के बाद हम लोग देखेंगे कि पॉइंट वाइज कि इसमें क्या क्या काम को किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के बैंकों पर फोकस किया जाएगा ईज 4.0, जैसे कि हम लोग ईज 1.0, 2.0, 3.0 के भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे, कार्य उसमें भी हुए होंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं ईज 4.0 में नॉर्थ ईस्ट के बैंकों पर फोकस किया जाएगा। और 24/7 बैंकिंग के बाद बैंक ये हो गया एनपीए को लेकर के, नन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का फुल फॉर्म हो गया नन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो अब इसके बारे में देखते हैं। जिस एक जिला एक निर्यात एजेंडा को बढ़ाने के लिए
बैंकों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना। जैसे कि अभी एक जिला एक निर्यात बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इस एजेंडे को बढ़ाने के लिए बैंकों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने को भी प्रोत्साहित करेगा। जैसे बैंक राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर सके, जिससे कि एक जिला एक निर्यात को बढ़ावा मिल सके, जैसे कि लोन प्रदान करना या फिर इससे जुड़े जो भी जो बैंक से सहायता मिल सकेगी, तो इससे से ज्यादा निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें भी ईज 4.0 में ये इन सभी कामों को भी किया जाएगा। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अब देखेंगे ईज 1.0 के बारे में। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देख लेंगे, जैसे ईज 4.0 देखिए, वैसे ही ईज 1.0 है जिसकी शुरुआत 2018 में, और ईज 2.0 आया 2019 में, उसके बाद फिर ईज 3.0 आया जो 2020 में आया। तो ईज 1.0 इसकी शुरुआत 2018 में। इसका क्या उद्देश्य था? जैसे सार्वजनिक बैंकों के एनपीए में सुधार लाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सुधार लाना। तो इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक बैंकों के एनपीए में सुधार लाना। याद रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है ईज 1.0 का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सार्वजनिक बैंकों के एनपीए में सुधार लाना। के बाद ईज 2.0 जिसकी शुरुआत 2019 में हुई। अब इसका क्या उद्देश्य था? वित्तीय समावेशन, जिम्मेदार बैंकिंग और ग्राहक फीडबैक। ये सभी इसके उद्देश्य थे। वित्तीय समावेशन, जिम्मेदार बैंकिंग और ग्राहक फीडबैक। ग्राहक से फीडबैक लेना कि उन्हें अच्छे से बैंक में जो है सार्वजनिक बैंकों में ये देखना कि ग्राहक का फीडबैक क्या है, उनको किस तरह से बैंक में जो है सुविधा मिल रहा है और बैंक में वो किस तरह से किस चीज के बारे में जान रहे हैं, ये सब कुछ फीडबैक लेना। और जिम्मेदार बैंकिंग और वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य था ईज 2.0 का। के बाद ईज 3.0 जिसकी शुरुआत 2020 में हुई। का उद्देश्य था सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल करना। सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल करना किसका उद्देश्य था? ईज 3.0। सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल करना, ताकि बैंक हर घर तक पहुंच सके, हर आम लोगों तक पहुंच सके। इसलिए ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल करना का उद्देश्य था ईज 3.0 का। तो ईज हो गया 1.0 2018, ईज 2.0 2019, ईज 3.0 2020 और ईज 4.0 जो कि 2021 में आया। और इसमें देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बैंकों पर फोकस, 24/7 बैंकिंग और बैड बैंक। के बाद एक जिला एक निर्यात में बैंक की सहायता लेना। उसके बाद इस 4.0 कब आया? ये 4th एडिशन हो गया। के बाद फिर जुलाई 2021 में आया। 18, 19, 20 और 21, तो जुलाई 2021 में ईज 4.0। आफ्टर दैट नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, तो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसके बाद सोचा गया कि जैसे ये उच्चतर शिक्षा अभियान जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उच्चतर शिक्षा अभियान उसी तरह से चलता रहेगा। तो इसमें क्या है? हायर एजुकेशन प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने की अनुमति दी गई। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो लगा कि अब ये समाप्त हो जाएगा, सब उसी में आ जाएगा, हायर एजुकेशन को भी उसी में शामिल कर लिया जाएगा और रूसा को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसको जारी रखने की अनुमति दी गई 2026 तक। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रूसा, RUSA, की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसमें जो है 2026 तक इसको जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय, जो उस टाइम में कौन सा मंत्रालय था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो अभी वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। और इसमें अब देखा जाएगा कि हायर एजुकेशन में कौन से राज्य को और उत्तर पूर्वी राज्यों को कितना केंद्र से जो है प्राप्त होगा। तो 65:35 इनका रेशियो होगा, केंद्र और राज्य सरकार का। तो इसमें राज्य उच्चतर शिक्षा जो अभियान है इसमें केंद्र और राज्य सरकार का कितना होगा? 65:35। और उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कितना होगा? 90:10। 90:10 किसके लिए होगा? उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए।
और केंद्र और राज्य का क्या होगा, राज्य सरकार का 65:35, तो याद रखेंगे। उसके बाद उद्देश्य इसका क्या है, उच्चतर शिक्षा में समता और पहुंच और उत्कृष्टता का समावेशन। जैसे उच्चतर शिक्षा में समता, सबके लिए समानता, और उसके बाद फिर पहुंच, और उसके बाद उत्कृष्टता का समावेशन, यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, समानता हो सबों में। तो इन सब चीज को लेकर के उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि लोग उच्चतर शिक्षा की ओर ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहन मिले। और इसमें जो है केंद्र और राज्य का क्या रहेगा अनुपात, और उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र का क्या अनुपात रहेगा वो भी देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र का 90 रेशियो और 10 रहेगा उत्तर पूर्वी राज्यों का, जबकि राज्य सरकार का ऐसे देखा जाए तो केंद्र का 65 और राज्य का 35। अब नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, जो है समर्थ अभियान। तो 7 मार्च 2022 को जिसकी शुरुआत की गई, समर्थ अभियान की शुरुआत कब की गई, 7 मार्च 2022 को, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई 7 मार्च 2022 को। का मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी एमएसएमई। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी एमएसएमई इसका जो है मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो महिलाओं के को लेकर के ये समर्थ पहल है। तो ऐसा समर्थ अभियान पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि समर्थ अभियान इज रिलेटेड टू, तो ये ऑप्शन दे सकता है समर्थ अभियान किससे संबंधित है, तो महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने से। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो एमएसएमई के तहत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और उसके बाद देखेंगे कौशल विकास में 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जो सरकार की तरफ से कौशल विकास अभियान जो चलाया जा रहा है, तो कौशल विकास में 20% सीट जो है आरक्षित कर दिया गया है, इसके लिए महिलाओं के लिए, ताकि वो स्वरोजगार उनको प्राप्त हो सके, वो खुद का रोजगार जो है चला सके और खुद उसके मीन्स ऑनर बन सके। तो इसको लेकर के कौशल विकास में 20% सीट आरक्षित कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत हुई। अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलेंगे, जो है कौशल्या मातृत्व योजना। तो ये कौशल्या मातृत्व योजना कौन से सरकार के द्वारा, कौन से राज्य सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। जैसे हम लोग योजना पढ़ रहे हैं तो इसमें होगा, जैसे कोई होता है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्र प्रायोजित योजना। तो इसमें आप लोग अब डिफरेंस देख पाएंगे कि मतलब कौन सा किस तरह से है। जैसे कि हम लोग केंद्रीय क्षेत्रक योजना देखे थे, तो उसमें देखे थे टोटली जो है वो केंद्र सरकार की योजना होगी। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रक योजना आई, तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना के बाद आया ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है, दोनों का कुछ अनुपात होता है। और उसके बाद फिर उसमें कौन से सूची पर योजना बनाया जाता है, तो राज्य केंद्रीय क्षेत्रक के विषय पर योजना को तैयार किया जाता है। और उसके बाद एक होती है राज्य सरकार की योजना। तो आप योजना में इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि कौन किससे संबंधित है। तो ये कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत मार्च 2022 में हुई और ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और बाल लिंगानुपात में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। तो कौशल्या मातृत्व योजना में जो है इसका उद्देश्य क्या है, बाल लिंगानुपात में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। और दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपया प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो ये कौन से राज्य सरकार की योजना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है, जो मार्च 2022 में जिसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य है बाल लिंगानुपात में सुधार लाना। के बाद हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलेंगे। ये 15th है स्त्री मनोरक्षा योजना। मनोरक्षा योजना यानी कि हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस चीज से रिलेटेड। इसकी शुरुआत मार्च 2022 में ही हुई है स्त्री मनोरक्षा योजना की। और उसके बाद मंत्रालय कौन सा है,
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो इसका मंत्रालय है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय। और उसके बाद उद्देश्य क्या है, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, और इसके लिए वन स्टॉप सेंटर्स को खोलना, ताकि सब जगह जो है मतलब उसी एक ही जगह पर जो है सारे, जैसे मानसिक तनाव हो गया, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा महिलाओं में आजकल देखा जा रहा है, तो उन सब का जो है एक जगह पर वन स्टॉप सेंटर खोल करके इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो इसमें क्या है, देश भर में इसके तहत 6000 वन स्टॉप सेंटर को खोलने का स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्या हो गया, स्त्री मनोरक्षा योजना। तो जैसे आजकल डिप्रेशन वगैरह के बारे में सुना जाता है, तो डिप्रेशन में इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। ये डिप्रेशन को लेकर के जैसे होता है कि जागरूकता नहीं होती है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये वो मतलब लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा। तो इसमें होता है काउंसलिंग वगैरह करवा के, तो इससे जल्दी लोग ठीक हो सकते हैं। तो उसी तरह से ये देखा जा रहा है कि स्त्री मनोरक्षा योजना की शुरुआत की गई है मार्च 2022 में, ताकि महिलाओं के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाया जा सके, और वन स्टॉप सेंटर्स को खोल करके इसकी सुविधा जो है प्रदान की जाए, ताकि लोग यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट ले सकें। जैसे देश भर में ऐसे जो है 6000 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। अभी लक्ष्य रखा गया है कि 6000 वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में खोला जाएगा। के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, जैसे झरोखा उत्सव। जैसे हम लोग सारे ही योजनाओं को देख लेंगे, जो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से हो, तो इन सबको देख लेंगे इसी में, और सबको बताते जाएंगे कौन से राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना को चलाया जा रहा है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जैसे 3-4 टॉपिक और, जैसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, इन सबको भी लाया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट आप लोग भी बताइएगा और आप लोगों को कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास चाहिए। हो गया, इसकी शुरुआत कब हुई झरोखा उत्सव की, तो 8 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत हुई। आयोजन कहाँ हुआ था, भोपाल में। तो झरोखा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, भोपाल में। और ये जो है पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला एवं संस्कृति का उत्सव में महिलाओं की भूमिका का स्मरण करना और प्रोत्साहित करना। मतलब कला में या फिर हस्तशिल्प, हथकरघा, कला संस्कृति में जो महिलाओं की भूमिका है उसको याद करना और उसको लेकर के महिलाओं को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम ये है जो कला क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। कला क्षेत्र में महिलाओं को के योगदान को समर्पित ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम। तो हम लोग देखेंगे झरोखा उत्सव, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एक पहला कार्यक्रम है जो कला क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई, 8 मार्च 2022 को। और आयोजन कहाँ हुआ झरोखा उत्सव का, तो भोपाल, मध्य प्रदेश, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ये हो गया योजना, जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, कुछ केंद्र सरकार का अनुपात होता है, कुछ राज्य सरकार का। तो झरोखा उत्सव किनके किनके द्वारा, तो हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके, यानी कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और तो झरोखा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया। और ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो महिलाओं के योगदान को समर्पित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कौन सा है, सेंट्रल
क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय बाल विकास एवं महिला बाल विकास मंत्री दोनों ने मिल करके इस धोखा उत्सव का आयोजन कहाँ किया? भोपाल में। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गया। उसके बाद देखेंगे 17th है पीएम दक्ष योजना। तो पीएम दक्ष योजना के बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत, इसकी जो है घोषणा, इसका जो किया गया है हाल फिलहाल में मार्च 2022 में घोषणा किया गया लोकसभा में कि 2020-21 में 44.79 करोड़ इसका जो है रखा गया था और पीएम दक्ष योजना के तरफ जो है कितना दिया गया? 44.79 करोड़। और उसके बाद हो गया 2021 और 22 में दिया गया 79.48 करोड़। तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह आता है पीएम दक्ष योजना। और उसके बाद ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन वेरियस कोर्सेज के तहत जो है स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात अभी बहुत ज्यादा की जा रही है, जैसे कौशल विकास के तहत देखें कि 20% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसमें पिछले योजनाओं में। और उसके बाद हम देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन वेरियस कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग को देना, इसका उद्देश्य है। और 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष ऐप को लॉन्च किया गया है। तो पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष ऐप को कब लॉन्च किया गया है? 2021 में। और 2022 में लोकसभा में इसकी घोषणा की गई। 2020-21 के लिए कितना रखा गया और 2021-22 के लिए कितना रखा गया? मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ और मंत्रालय भी उस टाइम ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन वेरियस कोर्सेज का हो गया, वेरियस कोर्सेज में जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना। और उसके बाद फिर हो गया 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया। उसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये किसके द्वारा रिजर्व बैंक आ गया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब नाम से ही पता चल रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको कब किया गया? मार्च 2022 में ही। और कहाँ किया गया? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना जो है बेंगलुरु में। और उसके बाद प्रारंभिक पूंजी इसकी कितनी है? 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ है। आरबीआई के द्वारा की गई मार्च 2022 में। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो है अब सिंगल कोई भी अपना कंपनी स्थापित कर सकता है। तो ये कैसे, ये कौन से अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। अब इसमें देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य। बाद हम लोग इसको देख लिया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको आरबीआई के द्वारा बेंगलुरु में मार्च 2022 में। प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। और उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। के बाद हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान मंत्रालय। याद रखेंगे कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद फसलें कौन कौन सी है? सभी खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसल, ये सभी जो है इसमें शामिल है। कौन कौन सी फसल शामिल है? सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसल। और खरीफ फसल के लिए इसमें देखना है कि फसल बीमा योजना, इससे पता चल रहा है बीमा योजना यानी कि जैसे कोई भी फसल लगाया जाता है किसान के द्वारा तो
उसमें होता है कुछ आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, तो उसमें फसल जो है नष्ट हो जाता है। तो उसके तहत बीमा योजना को लाया गया है, इसमें कि इसमें बताया गया है कि कितनी राशि किसके लिए बीमा राशि होगी। तो खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसल फसल के लिए 5%। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि हम 100 रुपए का बीमा लेते हैं फसल बीमा योजना के तहत, तो क्या होगा कि खरीफ फसल के लिए 2% यानी 2 रुपए देना पड़ेगा अगर 100 का लेते हैं। इसी तरह से अगर 100 रुपए का ले रहे हैं रबी फसल के लिए तो 1.5 रुपए बीमा राशि के तौर पर जमा करना होगा। और अगर हम 100 रुपए बागवानी फसल के लिए 100 रुपए का बीमा लेते हैं तो 5 रुपए जमा करना पड़ेगा बीमा राशि के तौर पर। और इसमें यह है कि इसका 25% जो है, जैसे फसल कटाई के बाद भी अगर कुछ नुकसान हो जाता है, बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, फसल को नुकसान पहुंच गया, तो 25% तुरंत दे दिया जाएगा और उसके बाद 75% बाद में भुगतान किया जाएगा। तो तुरंत में 25% भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं को जो है H2O पहल। H2O पहल के बारे में देखेंगे। H2O से पता चल रहा है कि वाटर से रिलेटेड होगा। तो H2O पहल किसके द्वारा, ये देखना है नाम, H2O पहल हो गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। और उसके बाद हो गया 22 मार्च जल दिवस के अवसर पर जो है H2O पहल की शुरुआत की गई। में क्या है, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली छात्रों के लिए इसमें जो है वाटर मैनेजमेंट को लेकर के जागरूकता, और इसमें एनिमेशन फिल्म के जरिए, ताकि बच्चों में इसको लेकर के जो है मतलब वाटर को कैसे रिसाइकल किया जाए या फिर वाटर को कैसे रीयूज किया जाए, ये देखना है, रीयूज किया जाए, इसका उद्देश्य है। और उसमें जो है वाटर मैनेजमेंट के बारे में बच्चों में जागरूकता हो। तो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों, भारतीय स्कूली छात्रों को शामिल किया गया है। और 6 से 14 वर्ष की आयु वाले छात्रों के बीच जल संरक्षण एवं इसके सतत उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। 6 से 14 जो आयु वर्ष के छात्र हैं उनके बीच जो है जल संरक्षण और इसके सतत उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो H2O पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर। और 6 से 14 वर्ष के स्कूली छात्रों में इसके जो है सतत उपयोग और इसके जो है संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रति जागरूकता के लिए। और उसके बाद देखते हैं यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से और पहल को चलाया जा रहा है। तो हो गया मानव और जैव मंडल कार्यक्रम और विश्व विरासत कार्यक्रम, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये सब जो है ये यूनेस्को के द्वारा ये सब पहल है। कौन कौन सा, मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम, विश्व विरासत कार्यक्रम, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। के बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कौन कौन सा, इंडिया का कौन कौन सा जगह शामिल है। तो ये कौन कौन सा, जयपुर कौन से का जो है कैटेगरी में, आर्ट एंड क्राफ्ट के कैटेगरी में जयपुर। और वाराणसी कौन से कैटेगरी में, म्यूजिक के कैटेगरी में, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। वाराणसी म्यूजिक के कैटेगरी में, उसके बाद चेन्नई म्यूजिक के कैटेगरी में, मुंबई फिल्म के कैटेगरी में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खाने पीने खान पान के कैटेगरी में, और श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के कैटेगरी में। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत का कौन कौन सा शहर शामिल है, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और श्रीनगर। तो ऐसे कितने टोटल हो गए जगह, तो ये 6 हो गए। जयपुर फर्स्ट, सेकेंड वाराणसी, थर्ड चेन्नई, फोर्थ मुंबई, फिफ्थ हैदराबाद और सिक्स्थ श्रीनगर। जयपुर आर्ट एंड क्राफ्ट, वाराणसी म्यूजिक, जैसे पूछा जा सकता है, जैसे हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के इसमें कैटेगरी में। तो इसमें देखा जाएगा कि ऐसा पूछा जा सकता है कि वाराणसी जो है जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ, इसमें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है यूनेस्को के, तो ये कौन से कैटेगरी में शामिल हुआ है, तो वाराणसी म्यूजिक के कैटेगरी में, चेन्नई भी म्यूजिक के कैटेगरी में। तो ये याद रखेंगे, दो जो है म्यूजिक के कैटेगरी में है, फिल्म के कैटेगरी में मुंबई, और उसके बाद हैदराबाद हो गया गैस्ट्रोनॉमी खान पान के कैटेगरी में,
और उसके बाद हो गया श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के कैटेगरी में, और उसके बाद जयपुर भी आर्ट एंड क्राफ्ट के कैटेगरी में। आर्ट एंड क्राफ्ट में जयपुर और श्रीनगर, और उसके बाद हो गया चेन्नई और वाराणसी म्यूजिक में, मुंबई फिल्म में, और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में। तो आज के लिए इतना ही योजना में, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।